A very good morning, everyone, and welcome to our daily session of current affair analysis. In this session, we are going to discuss important news article from the Hindu newspaper. So let's move on to the first news article of the day, which is related to the election result. तो एज वी नो कि कुछ सीट्स पे क्या थे, बाय इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, तो वो बाय इलेक्शंस के कल रिजल्ट आ गए, तो उसके बारे में ये न्यूज है दैट सम प्रशांत किशोर स्टॉर्म्स बीजेपी सिटाडेल एंड बांकीपुर, तो क्या है वो जीत गए, तो उसके बारे में। लेकिन कौन जीता, कहाँ जीता, दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय इलेक्शन, राइट, कि बाय इलेक्शंस क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द जनरल इलेक्शंस, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि बाय इलेक्शंस क्या होते हैं एंड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस क्या है, देयर इज द नेसेसिटी टू कंडक्ट बाय इलेक्शंस. तो बाय इलेक्शंस को समझते हैं, व्हाट इज बाय इलेक्शन. सो व्हाट डू यू मीन बाय बाय इलेक्शन. तो बाय इलेक्शन कब कंडक्ट किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली क्या है, एज वी ऑल नो कि क्या है, कंट्री में क्या होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं. तो असेंबली की सीट के लिए, स्टेट असेंबली की सीट के लिए, राइट, देन पार्लियामेंट के लिए देर आर व्हाट जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें क्या है, सारी की सारी सीट्स के लिए क्या है, इलेक्शंस होते हैं. एंड जो विनर है, लाइक वो उसका टर्म क्या रहता है, 5 years. तो 5 years के टेन्योर के लिए क्या है, हम इलेक्शन के थ्रू क्या है, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट जनरल इलेक्शन होते हैं कंट्री में. लेकिन क्या हो सकता है, ये जो सारी की सारी सीट्स आपने फिल करी, इसमें से किसी पर्टिकुलर कोई सी सीट पे क्या है, वैकेंसी आ सकती है, राइट. तो अगर किसी पर्टिकुलर सीट पे क्या है, वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी ऑन अ सीट, तो जैसे पार्लियामेंट में अभी क्या है, लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 543 सीट्स हैं. इन 543 सीट्स के लिए जो इलेक्शंस होंगे, जिसमें सारी की सारी 543 की 43 सीट्स के लिए आप एक साथ टुगेदर इलेक्शन करते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन, राइट. तो वो है जनरल इलेक्शन. बट फॉर एग्जांपल ये जो 543 सीट्स हैं, इसमें से किसी कारण कोई दो सीट्स जो है वेकेंट हो जाती है, राइट. इनमें क्या आ जाती है, वैकेंसी आ जाती है किसी भी दो सीट्स पे, किसी भी कारण पे. अब वैकेंसी कैसे आ सकती है, उसके अलग अलग रीजन है. फॉर एग्जांपल इस सीट पे जो पर्सन इलेक्ट हुआ था, उसकी डेथ हो जाए, द पर्सन डाइज, अगर डेथ हो जाए तो उससे भी क्या है, सीट पे वैकेंसी आ सकती है. या फिर वो किसी कारण पर्सन खुद ही रिजाइन कर दे, राइट, फिर भी सीट खाली हो जाएगी, राइट. देन तीसरा क्या हो सकता है, पता चल जाए कि वो आदमी क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जीता था, और वो करप्ट प्रैक्टिसेस का पता लग जाए, तो क्या उसका जो सीट पे इलेक्शन है, उसको क्या अनफेयर करप्ट डिक्लेयर करके क्या मैल प्रैक्टिसेस के अंडर जीतने के कारण क्या उस सीट को वेकेंट कर दिया जाएगा, या किसी और रीजन के कारण वो सीट क्या है, वेकेंट हो जाए. तो उस सीट पे अब क्या, हम वेट तो नहीं कर सकते ना, अभी नेक्स्ट 5 year आए, फिर से जनरल इलेक्शन हो, फिर वो सीट फिल करें, तो वो उतनी देर तक वो सीट खाली तो नहीं रहेगी, राइट. तो उस सीट को तो फिल करना पड़ेगा. तो ऐसे जो पर्टिकुलर किसी एक दो सीट के लिए जब हम इलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि वो वेकेंट हो गई है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ 5 years, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शन. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज बाय इलेक्शन. जनरल इलेक्शन क्या है, जब सारी की सीट के लिए ऊपर एक साथ इकट्ठे इलेक्शन होता है, वो दैट इज जनरल इलेक्शन. एंड बाय इलेक्शन किसको बोलते हैं, कि अगर कोई पर्टिकुलर सीट 5 year का टेन्योर खत्म होने से पहले ही किसी कारण क्या है, वेकेंट हो गई. वो कारण क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है जो पर्सन वहां पे इलेक्टेड था, या वो पर्सन रिजाइन कर दे, या वो जो सीट है वहां पे करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण वो सीट जीती थी, ये सब पता चल जाए, या कोई वॉट एवर अदर कोई रीजन हो सकता है. तो इस वजह से क्या है, अगर वो सीट वेकेंट हो जाती है, तो उसको दोबारा से क्या है, रीफिल करने के लिए, तो उस फील्ड जो सीट है उसको रीफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाय इलेक्शंस कंडक्ट करने पड़ेंगे, राइट. और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपने याद रखनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951.
ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई सीट किसी कारण वेकेंट हो जाती है, राइट, कि अगर कोई सीट क्या है किसी कारण वेकेंट हो सकते हैं, वो कारण इनमें से कोई भी हो सकता है, तो उस वैकेंसी को आपको रिफिल करना पड़ेगा कितनी देर में, विद इन 6 मंथ्स। तो विद इन 6 मंथ्स आपको वो सीट को फिर से रिफिल करना पड़ेगा बाय द वे ऑफ बाय इलेक्शन। ये कौन कहता है, ये कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अंडर द प्रोविजन, इसमें क्या है, अंडर द सेक्शन 151A। तो सेक्शन 151A ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 क्या कहता है कि अगर कोई भी सीट किसी कारण क्या है वेकेंट हो जाती है, वो कारण डेथ, रिजाइन, करप्शन कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस सीट को क्या है दोबारा से फिल करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स बाय द वे ऑफ बाय इलेक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट इज बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन कब करवाते हैं, क्यों कंडक्ट करने, राइट। तो ये सारा आपको, आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट इज वाई ये सीट्स वेकेंट हो गई थी एंड इनके ऊपर क्या है अब बाय इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं। सो उसी के रिजल्ट्स आए, राइट। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कौन जीता, बट बाय इलेक्शन क्या होते हैं वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज समथिंग व्हिच वी आर रीडिंग अबाउट डेली इन द न्यूज़पेपर राइट नाउ। दिस इज रिलेटेड टू द कावेरी वाटर इशू। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, एज वी नो, कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में, इट इज बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो बेसिकली क्या है, दिस ईयर बिकॉज ऑफ पुअर रेन, तो कावेरी में जो कावेरी के रेजर्वॉयर्स हैं उसमें वाटर लेवल क्या है, कंपैरेटिवली क्या है, वाटर लेवल्स हैज बीन ड्रॉप्ड। तो वाटर लेवल्स कम है, जो वाटर स्टोर्ड है रेजर्वॉयर्स में वो कम है। कम है तो इसीलिए क्या कर्नाटका तमिलनाडु को क्या है जितना पानी चाहिए उतना वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी कर्नाटका अपने भी देख रहा है ना कि वहाँ के लोकल पीपल आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग कि आप इसके लिए क्या दूसरी स्टेट के लिए रिलीज मत करो, तो because of political reason they are not releasing it, right? But Tamil Nadu is saying that कि क्योंकि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था दैट उन्होंने कहा था कि 3500 ऑफ क्यूसेक्स वाटर जो है आप डेली रिलीज करो फॉर तमिलनाडु, तो वो रिलीज नहीं हो रहा, तो उसी के लिए बार बार दे आर like protesting, and now they have finally what moved to the Supreme Court की, and they're asking Supreme Court कि आप प्लीज कर्नाटका को बोलिए कि हमें ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो हाँ इनको डायरेक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करे। तो इसके लिए अल्टीमेटली नाउ दे हैव व्हाट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। एंड दिस इज द फेट ऑफ ऑल द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। एक स्टेट दूसरी स्टेट को नहीं देना चाहती बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, राइट। वो अपने डोमेस्टिक फार्मिंग कम्युनिटी को, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को क्या है हर्ट नहीं करना चाहते, उस चक्कर में वो दूसरी स्टेट के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू यूनेस्को के बारे में। सो इट इज सेइंग ओडिशा सीक्स, सो अभी हुआ नहीं है, इट इज आस्किंग ओडिशा सीक्स यूनेस्को टैग फॉर पूरी रथ यात्रा। तो जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है, पहली बात तो याद रखना ये जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा कहाँ पे होती है, दिस टेक प्लेस इन ओडिशा, राइट। एंड दिस इज अ वेरी फेमस एंड हिस्टोरिकली क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रथ यात्रा है। तो बेसिकली यूनेस्को से ये चाह रहा है उड़ीसा की इसको भी क्या है यूनेस्को की एक लिस्ट आती है जिसका नाम क्या है, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज। सो इंटेंजिबल हेरिटेज में बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स, ट्रेडिशंस को क्या ऐड किया जाता है। तो ओडिशा इज सेइंग दैट कि हमारी ये जो रथ यात्रा है श्री जगन्नाथपुरी जी की, इसको भी क्या है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट की साइड में ऐड किया जाए। तो बेसिकली ये दे आर आस्किंग, अभी ऐड नहीं हुआ तो दिस दे आर लुकिंग फॉर फॉरवर्ड टू। सो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है रिसेंटली इंडिया की तरफ से एक रिसेंटली जो लेटेस्ट एडिशन हुई है इंडिया की तरफ से। सो यस वी वर डिस्कसिंग कि रिसेंटली एक रथ यात्रा जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड हुई है इंडिया की तरफ से, लेटेस्ट एडिशन।
हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में करा भी था। तो आपने मुझे बताना है कि लेटेस्ट जो इंटेंजिबल लिस्ट में जो इंडिया की तरफ से एडिशन है वो कौन सी है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देन हम यूनेस्को के बारे में दूसरा भी पढ़ते हैं। यूनेस्को में यूनेस्को के एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट भी आता है। तो दो लिस्ट पढ़ते हैं हम, एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जिसमें क्या है इंपॉर्टेंट कल्चरल हिस्टोरिकल साइट्स को ऐड किया जाता है, जिसमें हमने अभी अभी पढ़ा कि इंडिया की कितनी 5 साइट्स हो गई, 45 साइट्स हो गई। 45th रीसेंट एडिशन इसी मंथ में हुई है सारनाथ की, राइट। ऐसे ही क्या है यूनेस्को की एक आती है इंटेंजिबल लिस्ट। इंटेंजिबल लिस्ट में भी इंडिया की तरफ से लेटेस्ट एडिशन हुआ है, तो उसमें कौन सी चीज ऐड हुई है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमने इसी मंथ में करंट अफेयर्स में डिस्कस करा था। तो जुलाई के करंट अफेयर में हमने ये न्यूज डिस्कस करी थी, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। ओके, so let's talk about a very welcoming step by the Karnataka government. So Karnataka government is what Karnataka government is basically developing a manual to establish चाइल्ड सेंट्रिक विलेज कम्युनिटीज इन द स्टेट। तो क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट एक मैनुअल बना रही है, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है जिसमें क्या है पूरे रूल एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे, पूरा प्रोसीजर लिखा होगा कि कैसे आपने सारे जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं this for in this officials involved in the प्रोसेस ऑफ मेकिंग द विलेज अ चाइल्ड सेंट्रिक विलेज बनाने के लिए, उन सबके ट्रेनिंग के लिए एक मैनुअल दैट कर्नाटका गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग। सो व्हेन वी से अ चाइल्ड सेंट्रिक विलेज बना रहे हैं, उसका क्या मतलब है? व्हेन इट इज वी आर सेइंग दैट चाइल्ड सेंट्रिक, इट मींस वहां पे क्या है, द एनवायरनमेंट इज व्हाट चाइल्ड फ्रेंडली। तो बच्चों के हिसाब से दैट विलेज इज व्हाट गुड। उस चाइल्ड फ्रेंडली विलेज का क्या मतलब है कि वहां पे बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी वुड बी प्रॉपर, राइट। वहां पे बच्चों की एजुकेशन पे फोकस होगा, राइट। स्टेप्स वुड बी टेकन कि सारे बच्चे स्कूल जाएं, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वी टॉक अबाउट हेल्थ, कि सारे बच्चों को क्या है वैक्सीनेशन हुआ हो, और क्या है उनके प्रॉपर जो हेल्थ चेकअप्स हैं वो टाइमली होते रहे, राइट। देन क्या है, when we are talking about what safety also, and so all these steps से क्या इंश्योर किया जाएगा कि देर इज द विलेज बिकम्स चाइल्ड फ्रेंडली। और क्या है स्टेप्स लिए जाएंगे कि चाइल्ड मैरिज ना हो, राइट। टीन प्रेगनेंसीज को कर्ब करने के लिए, राइट, मैल नरिशमेंट को कर्ब करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें करी जाएंगी टू एंश्योर दैट अ विलेज इज व्हाट चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। तो इसीलिए इसी के लिए क्या है एक मैनुअल बना रहा है कौन, कर्नाटका, राइट। तो याद रखना है। एक छोटी सी इसमें और एडिशन है जो आपने याद रखनी इंफॉर्मेशन जो आपको पूछ सकते हैं। तो क्या है, बेसिकली 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत की तरफ से एक अवार्ड भी मिला था कर्नाटका के एक विलेज को, जिसका नाम है आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, हलनाकन्या हल्ली विलेज। दिस विलेज हलनाक हलनाक पता नहीं क्या है, हलनाकन्या हली विलेज इन बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट। तो इस विलेज को बेसिकली क्या है अवार्ड भी मिला था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एज अ व्हाट चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। तो इस विलेज में कैसे कैसे सारी एक्टिविटीज होती है उसको ध्यान में रखते हुए, और भी सारे विलेजेस जहाँ पे क्या है बच्चों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां से उसको एज अ केस स्टडी करके दे आर व्हाट कमिंग अप विद दिस मैनुअल, जिससे ये इंश्योर करेंगे दैट ऑल द विलेजेस इन द स्टेट आर व्हाट चाइल्ड सेंट्रिक है, राइट। तो उस पर्पस के लिए दे आर डूइंग दिस। तो ये इसको याद रखना है। So let's discuss the next news article. Next news article is related to the tiger की conservation के बारे में. So Andhra Pradesh government launches inquiry into 3 tiger deaths in reserve. तो basically क्या हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिसके कारण क्या है in this tiger reserve, कौन सा, नागार्जुन सागर श्री सलायम टाइगर रिजर्व, इसमें क्या है 3 जो टाइगर्स है उसकी डेथ हो गई है। तो उसके ऊपर क्या है इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में, राइट। तो लेट्स टॉक
टॉक्स समथिंग अबाउट टाइगर रिजर्व्स एंड टाइगर प्रोटेक्शन इन कंट्री। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं related to the tiger conservation. So when we talk about tiger conservation in India, तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, बिकॉज टाइगर क्या है, टॉप प्रीडेटर है इन द फूड चेन। तो जब टॉप प्रेडेटर फूड चेन में कम रह जाते हैं तो सारी की सारी फूड चेन क्या है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, वाइल्ड लाइफ को, अगर आपने पूरी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो आपको क्या है, टॉप प्रेडेटर को भी कंजर्व करना जरूरी है। तो इसीलिए क्या है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट स्टार्ट किए थे। तो बेसिकली याद रखना, इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसका एजेंडा क्या था, टू व्हाट, कंजर्व द रिमेनिंग पॉपुलेशन, की जितनी पॉपुलेशन बची है टाइगर्स की उसको कंजर्व करना, इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन इन फ्यूचर में टाइगर्स कंट्री में इंक्रीज करे, वो स्टेप लेने। क्या है, टाइगर्स की कोई पोचिंग ना हो, यू कांट हंट, यू कांट किल द टाइगर्स, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज पे रोक लगाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर है। एंड क्या है, इस टाइगर को बेसिकली क्या है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में अंडर दी मिशन प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। अब क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर क्या है, बहुत सारे क्या बनाएंगे, टाइगर रिजर्व्स बनाएंगे। तो जहां भी टाइगर रहते हैं उसके आसपास वाले एरिया को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, टाइगर रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। ये नहीं कि टाइगर्स को कहीं अलग जाके प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनकी हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं, राइट, वहीं पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड उसी उनकी हैबिटेट को ही क्या है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस टाइप की कॉन्जर्वेशन को, जहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ रहती है उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करे, तो ऐसी कॉन्जर्वेशन को क्या कहते हैं, ये भी याद रखना है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन, कि आप जहां पे रहते हो आपके हैबिटेट की प्लेस में ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं इन सीटू कॉन्जर्वेशन। अगर किसी एनिमल को उठा के वो जहां नहीं रहता उसको कहीं और लेके और वहां पे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देके उसको प्रोटेक्ट करें तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्स सीटू। एक्स सीटू की एग्जांपल कैसे क्या है, फॉर एग्जांपल आप जू बना लो और अलग अलग जगह से क्या एनिमल्स को लाके वहां पे रख लो, तो वो क्या एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, वाइल्ड लाइफ रहती है, उसको उसकी हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना, तो उसको क्या बोलते हैं, इन सीटू कॉन्जर्वेशन। तो टाइगर रिजर्व क्या है, बेसिकली एग्जांपल ऑफ इन सीटू कॉन्जर्वेशन की एग्जांपल है, ये याद रखना है। उसके बाद में ये भी याद रखना है, अंडर दिस प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स बनाएंगे। तो इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राइट। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। एंड देन एक चीज और याद रखो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, दैट तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर क्या बनेंगे, अभी पढ़ा, टाइगर रिजर्व बनेगा टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी पढ़ लिया, कौन सा था, जिम कॉर्बेट। इस टाइगर रिजर्व को मैनेज कौन करेगा, दिस टाइगर रिजर्व इज व्हाट मैनेज्ड बाय अ बॉडी known as NTCA. And what is this NTCA? This is National Tiger Conservation Authority. National Tiger Conservation अथॉरिटी। तो ये एक बॉडी है जिसका काम क्या है, सारे टाइगर रिजर्व को मैनेज करना, इसका ध्यान रखना, राइट। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये किस टाइप की बॉडी है, ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी लीगल बॉडी है। सो इट इज व्हाट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसका कोई स्टैट्यूट, कोई लॉ भी होगा। तो ये कौन से एक्ट के अंडर बनी है, याद रखना है, दिस इज व्हाट क्रिएटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था, उसमें क्या है, ये बॉडी ऐड करी गई इन 2005। तो 2005 में एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका काम क्या है, सारे टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करना। इसके रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, टाइगर रिजर्व के रिलेटेड डिसीजंस कौन लेगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लेगी। और ये 2005 में बनी थी, एंड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
एक्ट 1986 के अंडर बनी है, ये आप सॉरी 1972, प्लीज करेक्ट द डेट। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये बॉडी बनी है। सो दिस इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट टाइगर। तो अभी क्या है, हाँ, कौन सा टाइगर रिजर्व हम न्यूज में पढ़ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइगर रिजर्व ऑफ नागार्जुन सागर श्री सलायम टाइगर रिजर्व। ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। तो इसमें क्या है, अभी 3 टाइगर्स की डेथ हो गई, जिसके लिए क्या है, अभी वहां की गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। तो अभी क्योंकि रीजन पता नहीं है, एक ही वीक में 3 टाइगर्स की डेथ हो गई, इट इज अ ह्यूज थिंग। तो उसकी क्या है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो लेट्स सी कि व्हाट रीजन कम्स आउट, तो देखते हैं क्या आता है। So let's move on to the next news. So next news is related to the judiciary. So Lok Sabha passes Supreme Court judges bill without any discussion. तो क्या है, ऑपोजिशन हल्ला कर रही थी एंड दे वर व्हाट प्रोटेस्टिंग एंड स्लोगनिंग अगेंस्ट द पुलिस एक्शंस। जो प्रोटेस्ट में के दौरान स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस ने एक्सेसिव एक्शंस लिए, तो उसके अगेंस्ट ही वो अभी व्हाट दे आर रेजिंग स्लोगन्स इन द पार्लियामेंट। एंड उसी के इन बिटवीन क्या है, लोकसभा में एक बिल पास हो गया टू इंक्रीज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी क्या है, जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी गई है। पहले इसको ऑर्डिनेंस से क्या है इंक्रीज किया था, राइट, तब नीड भी। एंड अभी क्या है, बिकॉज पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो क्या बिल पास किया गया। सो नाउ द जजेस फ्रॉम आर इंक्रीज फ्रॉम 34 टू कितने हो गए, 38 जजेस अभी इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये याद रखना है आपने, जजेस हैज बीन इंक्रीज। एंड जजेस को इंक्रीज करने के लिए जो बिल होता है, दिस इज अ ऑर्डिनरी बिल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी बिल? ऑर्डिनरी बिल वो बिल है जो कि जिसको पास करवाने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो ऑर्डिनरी बिल को पास करवाने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। एंड सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने आए हैं उसमें से अगर मेजोरिटी उसको क्या है यस कर देते हो, तो दैट बिल वुड बी पास। तो ये ऑर्डिनरी मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी। एंड दिस बिल इज व्हाट द बिल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इज व्हाट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डिनरी बिल। तो बिल की अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं, मनी बिल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल हो सकता है। तो ये कौन सा है, ये ऑर्डिनरी बिल था, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, अभी कितने जजेस हो गए, 38 जजेस हो गए। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना द नेम ऑफ द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट सीजीआई कौन थे, राइट। तो ये आपने मुझे बताना है। और ये बताना जो रिसेंट सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट है सूर्यकांत जी, ये कितने नंबर के हैं, कौन से नंबर के ये सीजीआई है, राइट। तो ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये 2 चीजें आपने बतानी है मुझे जुडिशरी से रिलेटेड। So let's move on to the next news. Okay, so this is related to a petition which has been filed in Supreme Court, जिसके लिए Supreme Court ने गवर्नमेंट से आंसर मांगा है। So court asked government to consider important petition against Jantar Mantar as a protest site. तो क्या है, somebody has what filed a petition in the Supreme Court asking कि जंतर मंतर को क्या है is not the right site for होल्डिंग प्रोटेस्ट। तो इस पर्पस पे क्या है, किसी ने क्या है सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रेजेंट करी है। एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आंसर मांगा है लाइक गवर्नमेंट से कि व्हाट शुड बी डन। एंड व्हाट द पिटिशनर इज सेइंग दैट petitioner has urged the discontinuation of Jantar Mantar as an ordinary designated venue for public protest. तो he saying कि जंतर मंतर को as a site for protest क्या है, इससे आपको क्या है डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। and to designate राम लीला मैदान और other sufficiently large ground as the principal protest venue for the national capital. तो they are saying कि आप किसी बड़ी जगह को जैसे रामलीला मैदान टाइप या कुछ और कोई बड़ी जगह आप देखो और उसको डिक्लेयर कर दो एज अ प्रिंसिपल प्रोटेस्ट साइट इन द दिस दिल्ली रादर देन जंतर मंतर, बिकॉज जंतर मंतर से दे आर सेइंग व्हाट दिस इज coming into the what
क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द लाइक कॉमन पब्लिक ऑल्सो, राइट। तो उनके लिए क्या है, ट्रैफिक इश्यू और वो सब चीजें होती हैं। तो इट इज सेकिंग बेसिकली दिस प्ली वांट्स टू बैलेंस द फ्रीडम टू एक्सप्रेस डिसेंट। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं कोई साइट ना हो प्रोटेस्ट के लिए, देयर शुड बी अ साइट फॉर प्रोटेस्ट, सो देयर इज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर डिसेंट तो होना चाहिए, बट इट शुड नॉट व्हाट कम इनटू द राइट टू ब्रेक द पीस टू ऑक्यूपाई पब्लिक स्पेस। तो क्या है, पब्लिक स्पेस पे क्या दूसरे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो और दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनको क्या है डिफिकल्टी ना आए, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए दिस प्ली हैज बीन फाइल्ड। एंड लेट्स सी अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है, लेट्स सी गवर्नमेंट कम्स अप विद व्हाट रिप्लाई। तो अभी आने वाले दिनों में हम उसको देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। Okay, so this is the editorial page. तो editorial page में first editorial is related to the this recent bill जो पास हुआ है, the registration of bill birth and death amendment bill, जो कि recently पास हो गया है एंड जिसने क्या है 1969 के जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करी है related to the प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो उसमें क्या चेंजेस हुई हैं एंड उससे क्या इश्यूज जनरेट हो सकते हैं उसके बारे में द एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्या क्या अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं एंड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या रूल्स थे और न्यू में क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट कौन सा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। जिसके अंडर क्या है, यू कैन व्हाट रजिस्टर फॉर डेथ, आप अपना डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट क्या है यू कैन गेट, राइट, अंडर दिस एक्ट, राइट। आपको इस एक्ट के अंडर मिलते थे एंड इसमें क्या वो कहते थे, विद इन 21 डेज ऑफ डेथ और बर्थ आपने आके इन्फॉर्म करना है और आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है एंड यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट। बट उसमें क्या था, अगर आप विद इन 21 डेज नहीं कर पाते और आपकी रजिस्ट्रेशन डिले हो जाती है तो डिलेड रजिस्ट्रेशन वाज अलाउड एंड इट वाज कंपैरेटिवली इजियर, राइट। बट अभी क्या है, इसको रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है 2026 में, इसमें क्या है, ये जो डिलेड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसको काफी स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है, राइट। एंड क्या चेंजेस करे गए हैं थोड़ा सा उसको देखते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो आफ्टर अ ईयर कि बर्थ या डेथ को क्या है मोर देन 1 ईयर हो गया लेकिन 2 इयर्स नहीं हुए, अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, तो अगर आपको इस केस में रजिस्ट्रेशन करानी है that more than 1 year has what passed on, तो आपको क्या है, it is comparatively difficult, तो आपको किसी हायर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जैसे डीएम एसडीएम के पास जाना पड़ेगा और वहां क्या है आपकी रजिस्ट्रेशन उनकी परमिशन से होगी एंड दे व्हाट दे विल वेरीफाई अच्छे से एंड देन ओनली व्हाट रजिस्टर योर बर्थ और डेथ, राइट। तो दिस इज इन द केस ऑफ इफ इट इज मोर देन 1 ईयर, बट फॉर 2 इयर्स अगर आप 2 साल से ज्यादा आपका डिले हो जाता तो यहाँ पे तो ये काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं। तो इस केस में अगर आप आफ्टर 2 इयर्स यू आर व्हाट रजिस्टरिंग फॉर दिस थिंग, तो आपको क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के थ्रू ही आपके क्या है रजिस्ट्रेशन हो सकती है। सो दिस इज व्हाट मेकिंग इट वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट इन केस ऑफ द डिलेड रजिस्ट्रेशन। सो इससे क्या है, इससे क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम जो क्या है आर्टिकल में बात करी गई है एडिटोरियल में, इट इज सेइंग दैट इससे क्या है जुडिशरी के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा, तो जुडिशरी के क्या बर्डन बढ़ रहा है विच इज ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो उसके ऊपर आप और काम बढ़ा रहे हो कि एक एक ऐसे रजिस्ट्रेशन जो 2-2 साल बाद हो रही है उसको अकेले को जुडिशरी देखे और उसको रिव्यू करे और उसको अलाउ करे, तो उस केस में क्या है जुडिशरी का काम तो बढ़ गया, राइट। सो इट इज व्हाट क्रिएटिंग burden on judiciary. Then it is saying that इसमें क्या है genuine जो सिटीजन है उसको इशू आ सकता है, दे कैन फेस फॉर एग्जांपल फार्मर्स, फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स, तो या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन को उनको समझ नहीं थी कराना है टाइमली तो उन्होंने नहीं करवाया, तो उनको क्या है आफ्टर पीरियड ऑफ मोर देन 2 इयर्स अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको डिफिकल्टी आएगी, राइट। तो एजेंडा तो क्या है कि फ्रॉडुलेंट जो फ्रॉड तरीके से जो है ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं बर्थ और डेथ के, इनको रोका जाए, लेकिन द एडिटोरियल इज सेइंग दैट कंपैरेटिवली क्या है ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल बात कर रहा है, राइट।
सो आई होप दिस इज क्लियर कि क्या अमेंडमेंट हुआ है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर इन द न्यू एक्ट। तो याद रखना सेक्शन जो है 13(3) ऑफ द एक्ट हैज बीन अपडेटेड। तो इसको आपने इस सेक्शन को भी याद रखना और एक्ट का नाम भी याद रखना, बिकॉज जो इस साल एक्ट पास हुए रहते हैं वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। And next news is related to the next editorial is talking about the FIFA foul. So it is saying that football's governing body must embrace fairness, not chase profit. So basically क्या है, it is talking about the over commercialization of FIFA. तो FIFA की जो conducting body है, that is what moving towards मोर कमर्शलाइजेशन हो रही है, तो उसकी इससे रिलेटेड ही इट इज टॉकिंग अबाउट। तो ओवर कमर्शलाइजेशन जो हो रही है फीफा में उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, उसको सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर क्या इश्यू है तो यू कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल हर साल आपके स्कूल में क्या एक कोई स्पोर्ट्स इवेंट होती हो, समझो कि कोई आपके स्कूल में हर साल क्या है एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है। एंड ये टूर्नामेंट स्कूल वाले इसलिए करवाते हैं कि बच्चे क्या है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, तो उसको क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए, क्या द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करने के लिए जो है स्कूल टूर्नामेंट करवाता हो, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्कूल ऐसे सोचने लग पड़े कि अब स्पोर्ट टूर्नामेंट से हमें क्या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो फोकस जो क्या है वो स्पोर्ट्स से शिफ्ट होकर इस तरफ जाने लग जाए, प्रॉफिट की तरफ जाने लग जाए कि गेम की तरफ ध्यान ही नहीं है कि गेम को प्रमोट करना, लेकिन पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में सोचने लग जाए कि ये टूर्नामेंट हम किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू करा ले, उनसे क्या है पैसा ले लें, इसमें क्या है इसकी ऑनलाइन जो है इसको हम क्या है इसका ऑनलाइन कर दें, इसका जो इवेंट है उससे भी हमें पैसे आ जाएं, उसमें ऐड आएगी तो ऐड कंपनी से पैसे लें। तो ऐसे अलग अलग तरीके अगर सोचने लग जाए आपका स्कूल कि कैसे उस टूर्नामेंट से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो क्या दैट शोज दैट कि द मोटिव जो था स्पोर्ट्स की प्रमोशन से हटके किस तरफ चला गया, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। तो इसको कहते हैं कि कमर्शलाइजेशन हो गई है स्पोर्ट्स की। वही प्रॉब्लम अब फीफा में आने लग पड़ी है, दैट इट इज सेइंग दैट रादर देन फोकसिंग कि कैसे गेम अच्छे से हो सकती है और गेम की डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, नाउ देयर आर इंक्रीज फोकस ऑफ द रैम्पेड कमर्शलाइजेशन विच इज व्हाट डिमिनिशिंग द ब्यूटी ऑफ द गेम। तो फोकस कहाँ पे चला गया, फोकस इस चीज पे चला गया कि कैसे अलग अलग तरीके से आप स्पॉन्सर्स हायर करके या डिफरेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करके हाउ यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट। तो वो जो है फर्क जो है खत्म हो गया अब कि ये कि गवर्नमेंट को क्या है ये फीफा को क्या है इस पे फोकस करना चाहिए रादर देन व्हाट ऑन द कमर्शलाइजेशन। दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग about, right? So it is saying that FIFA is the global regulator of the sports and ideally its commercial wing should be kept at arm's length. So they're saying that FIFA को क्या है because it is the regulator, तो इसको गेम को रेगुलेट ही करना चाहिए और इसका एक कमर्शियल विंग अलग से होना चाहिए जो ये सोचे कि कैसे आप इससे पैसा कमा सकते हो। लेकिन अभी फीफा ही खुद से ये सब सोच रहा है, तो क्या द फोकस इज व्हाट शिफ्टिंग मोर ऑन प्रॉफिट्स rather than what maintaining the beauty of the game. So this is what the concern of the author is. I hope this is clear. So let's move on to the another article which is related to the critical minerals, the foundation of strategic power. So basically the author in this is talking about that how in future the demand of critical minerals is going to further rise. तो क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाली है एंड हाउ इंडिया इज गोइंग टू सफर इन दिस बिकॉज इंडिया में कुछ अभी कमियां हैं जिसके ऊपर इंडिया काम नहीं कर रहा। तो अगर इंडिया काम नहीं करेगा तो ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो इंडिया अचीव करना चाहता है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो क्या है डिफिकल्ट टू अचीव अगर इंडिया अपनी जो है वीक पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। तो इसी के बारे में दिस होल एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट। तो लेट्स रीड। So it is saying that over the period of time फ्यूचर में क्या है ये जो लिथियम कोबाल्ट निकल ग्रेफाइट और ये सारे जो रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी और भी ज्यादा जो डिमांड है बढ़ने वाली है बिकॉज ये सब कहाँ यूज होने
दे आर यूज इन व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चाहिए आपको, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में चाहिए, और क्या है डिफेंस सेक्टर, ये सब चीजों के लिए चाहिए। देन यू आर ऑल्सो प्लानिंग की सारी एनर्जी क्या हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, राइट। यू आर व्हाट शिफ्टिंग फ्रॉम कार्बन एंड कोल, कार्बन और कोल से आप क्या है किसकी तरफ शिफ्ट करना चाहते हो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या है जरूरत लगेगी किसकी, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज की, जिसमें लिथियम, जिसमें हमारा कोबाल्ट, ग्रेफाइट, कॉपर, ये सब आ जाएगा, राइट। तो इन सब की क्या है डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है बढ़ने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इंडिया में एक तो इसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है, तो हमारी एक तो प्रोडक्शन क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज लेस, हमारे पास इनके रिसोर्स भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है। देन वी डोंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे इसकी रिसाइकलिंग जो अच्छे से हो सके, तो हम रिसाइकल भी कम कर पा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी बात हमारे पास प्रोडक्शन भी कम है, राइट। देन हमारे पास प्रॉपर रिसाइकलिंग का मेथड भी नहीं है कि हम क्या रिसाइकलिंग के वे से भी उसको क्या प्रॉपरली यूज कर पाए, राइट। देन इट इज सेइंग दैट हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हाई प्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। तो अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये वाले सारे प्रोडक्ट्स, राइट, तो उनकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके प्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी क्या है, वो भी वर्ल्ड लेवल से जब कंपेयर करते हैं तो वो अच्छे नहीं, तो हाई प्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग की भी कमी है। तो ये सारी कमियों की वो बात कर रहा है जो इंडिया में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। सो इट इज सेइंग दैट अगर आप क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हो तो जितने मिनरल्स आज आपको जितने चाहिए फ्यूचर में तो उससे ज्यादा भी चाहिए होंगे, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट नेट जीरो टारगेट जिसमें आप अचीव करना चाहते हो बाय 2070। तो नेट जीरो टारगेट का क्या मतलब है कि जीरो कार्बन इमिशंस। तो नेट जीरो का क्या मतलब है, जीरो कार्बन इमिशंस, की कोई भी कार्बन की इमिशंस रिलीज ना हो, क्योंकि आप चाहते हो ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने के लिए। तो इसलिए इंडिया ने क्या है नेट जीरो का टारगेट बनाया कि दैट बाय 2070 इंडिया क्या है ऐसे रिसोर्सेज यूज करेगा जो कि रिन्यूएबल होंगे, जो कि क्लीन होंगे, और जिससे क्या है कोई भी कार्बन इमिट नहीं होगा। तो अगर आपके ऐसे गोल्स हैं तो आपकी क्या है मिनरल की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, राइट। तो दिस डिमांड इज गोइंग टू व्हाट इंक्रीज फर्दर, राइट। देन इट इज सेइंग दैट ऐसे इन्वायरमेंट में इंडिया के पास क्या है सप्लाई सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज हम क्या डिपेंडेंट है, वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। ये सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। और जब चाइना जैसी कंट्री जो कि सप्लाई चेन को डोमिनेट कर रही है, वो जब क्या है रोक देती हैं, जैसे चाइना ने 2025 में क्या था इसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या बैन लगा दिया, तो सारी की सारी वर्ल्ड ओवर जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट होगी। तो दे आर सेइंग दैट इंडिया को क्या है इसके ऊपर देखना पड़ेगा एंड हैव टू क्रिएट अ सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एंड क्या है मल्टीपल हमारे पास सप्लाई चेन होने चाहिए, रादर देन हम चाइना पे डिपेंडेंट एंड वी नीड टू व्हाट फोकस ऑन मल्टीपल पार्टनर्स। तो हमें मल्टीपल पार्टनरशिप्स करनी चाहिए टू इंश्योर की प्रॉपर सप्लाई रहे, राइट। एंड देन क्या है इंडिया में एक और प्रॉब्लम विच इज सेइंग दैट इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं जो हर फील्ड में हम देखते हैं इंडिया में, कि हमारे में स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसमें क्या हमारा जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो बहुत टफ है। रेड टेपिज्म बोलते हैं इंडिया में, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, राइट। देन इंडिया में क्या है रेड टेपिज्म का मतलब क्या है दैट वी आर हमारा जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से क्या है कभी एक टेबल से फाइल दूसरे टेबल पे तीसरे टेबल पे, तो उस पे क्या है बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण भी क्या है ब्यूरोक्रेटिक जो इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या है ये जो प्रोसेस है स्लो हो जाता है, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट है। देन इंडिया में प्रोसेसिंग के लेवल पे अगर क्रिटिकल मिनरल्स हम एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी कर लेते हैं, जब उनको प्रोसेस करना है तो हमारे प्रोसेसिंग के लेवल पे भी बहुत प्रॉब्लम है। अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में हाई प्योरिटी इनपुट फैसिलिटीज की बहुत कमी है, तो हम अगर वहां से क्रिटिकल मिनरल मंगा भी रहे हैं, लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारी क्वालिटी क्या है कंपैरेटिवली पुअर है। क्वालिटी इज पुअर, क्वालिटी पुअर क्यों है, क्योंकि हमारे पास हाई प्योरिटी
इनपुट फैसिलिटीज ही नहीं है, तो जिसके बारे में भी इट इज टॉकिंग। देन वही जो हमने देखा कि हमें क्या डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, कि हम किससे बाय कर रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल कंट्री। तो क्या आप उसको डाइवर्सिफाई करो, तो उसी के लिए क्या है गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है अपना कंट्री में भी। आप कैसे ये प्रोजेक्ट्स को क्या है टेक प्लेस कर सकते हैं, कैसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। देन वर्ल्ड ओवर क्या है इंडिया इज क्रिएटिंग मल्टीपल पार्टनरशिप, जैसे इट इज टॉकिंग दैट हमने क्या करना अर्जेंटीना में क्या है वी हैव व्हाट साइंड अ डील फॉर लिथियम विद अर्जेंटीना, राइट, जहाँ पे हमने क्या है वी हैव सिक्योर्ड 15,000 हेक्टेयर्स का जो लैंड है वी हैव लाइक एक्वायर्ड देयर फॉर द लिथियम एक्सप्लोरेशन। तो ऐसे गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस स्टेप्स, वो इट इज सेइंग दैट गवर्नमेंट को क्या है अभी और क्या है फोकस करने की जरूरत है, और मेजर फोकस शुड बी ऑन व्हाट प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग पे भी फोकस होना चाहिए, राइट। कि आप मिनरल्स ला तो रहे हो लेकिन आप प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग अच्छी नहीं, उस पर भी होना चाहिए। देन प्राइवेट कैपिटल को भी इन्वॉल्व करो, सारा पैसा गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, प्राइवेट कैपिटल भी आप इन्वॉल्व करो इस सेक्टर में, राइट। एंड देन इट इज सेइंग दैट कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कंट्री को क्या इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं देन ओनली जो हमारा गोल ऑफ नेट जीरो है उसको हम क्या अचीव कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। सो आई होप द आर्टिकल इज क्लियर। ओके, सो एक छोटा सा आर्टिकल था अबाउट द प्रॉब्लम विद द एफटीएस, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दैट एज वी हैव सीन इंडिया इज साइनिंग वेरियस एफटीएस, अभी इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ साइन किया, इंडिया ने व्हाट यूके के साथ भी क्या है सीईसीपी जो है साइन करी। तो हम क्या मल्टीपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो साइन करते जा रहे हैं, बट व्हाट द एडिटोरियल इज सेइंग दैट दो इंडिया हैज व्हाट able to like sign free trade agreements with many countries, be with UAE, UK, Australia, EU, हमने बहुत के साथ किया है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इट इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस कि हम जब भी किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हमें उससे फायदा होने से ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्या कहता है जब भी हम किसी कंट्री के साथ एफटीए साइन करते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़ते नहीं, एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, लेकिन उस कंट्री से हमारे इंपोर्ट्स क्या है बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है? द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली कि इंडिया के लिए व्हाई द एफटीएज आर नॉट वर्किंग फॉर इंडिया, बिकॉज दे आर सेइंग दैट जब आप ऐसे एक एग्रीमेंट में चले जाते हो जहां पे आपके ऊपर क्या है टैरिफ और जो टैक्स रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या है रिड्यूस हो जाती हैं, उसका आपको फायदा नहीं होता। बिकॉज उसका आपका फायदा क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज इट इज सेइंग दैट इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स क्या हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव। एंड व्हाट डज इट मीन्स कि दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव? जब वो कहता है कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं है तो इट इज सेइंग कि उसकी क्वालिटी, we are not able to match the quality, we are not able to match the price। तो हमारे क्या प्राइस तो प्रोडक्ट्स के ज्यादा रहते हैं लेकिन हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, we are not able to meet the hygiene standards, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स क्या है कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते, और रादर देन selling more products we end up buying more products from the other country। तो the article में क्या आप रीड कर सकते हो, इट इज गिविंग एग्जांपल कि कैसे आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है लॉस में गया, कैसे विद सिंगापुर हमारा नुकसान हुआ, हमने बेसिकली क्या हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। When we say ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया इसका क्या मतलब है? आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, आपके एक्सपोर्ट्स कम हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट हो गया कि आप बाहर से जो चीजें मंगवा रहे हो वो तो ज्यादा मंगवा रहे हो उस कंट्री से, लेकिन उसको जो आप बेच रहे हो वो कम बेच रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट है। अगर आप ज्यादा बेचो, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो और आपके इंपोर्ट कम हो, राइट, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, कि हम ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कम ट्रेड कर पा रहे हैं क्योंकि हम तो ज्यादा खरीद रहे हैं ना, वी आर बाइंग मोर सेलिंग लेस। इज इट क्लियर?
राइट। तो ये प्रॉब्लम वो हाईलाइट कर रहा है इंडिया के एफटीएस के बारे में। तो वो कह रहा है कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये नहीं है कि आप सिर्फ एफटीए साइन करते जाओ। इंडिया को अगर ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है तो इंडिया को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने आप में। क्या हमें अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी, हाइजीन स्टैंडर्ड, इन सब पे क्या है काम करना पड़ेगा। देन ओनली व्हाट दीज एफटीएस वुड वर्क फॉर द कंट्री। तो ये आप पूरा डेटा देख सकते हो जिसमें वो हाईलाइट कर रहा है कि कैसे हमारा ट्रेड जो है डेफिसिट जा रहा है विद द डिफरेंट कंट्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज सेइंग दैट जैसे इंडोनेशिया के साथ हमारा क्या है 11.67% का ट्रेड डेफिसिट। तो पूरा आप यू कैन read the data and analyze yourself, right? So I hope this is clear. So let's move on to the next news. ओके, सो एक छोटी सी न्यूज यहाँ भी है, तो ये भी आपने याद रखनी है। रिसेंटली एक कंट्री ने अपना नाम चेंज किया है, तो वो आपने याद रखना है। तो नौरू जो इंडिया जो वर्ल्ड का थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, उसने अपना नाम चेंज करके नोएरू कर लिया, राइट। सो इट इज बेसिकली उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लिया एंड द न्यू नेम इज नाउ स्पोकन एज नोएरू, नोएरू। सो नौरू से नोएरू हो गया। तो ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा न्यू नेम कई बार पूछ लेते हैं रिसेंटली, उसका जो नया नाम है वो क्या है, तो आपने याद रखना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so last news is related to this Iran and US issue, and हमने कल क्या डिस्कस किया था, वही जो कल सोचा ही था वही हुआ। We were discussing कि यूएसए ने क्या बोला है, that talks are going, the talks are taking place and क्या है, we are going to end up this conflict and क्या है, deal is going to get close। तो वो कह रहे थे हम डील करने ही वाले हैं इस सारे इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी स्टेटमेंट आ गई है ईरान की तरफ से। दे आर सेइंग दैट नो टॉक्स आर अंडरवे विद यूएसए एंड नो प्लान्स फॉर एनी मीटिंग विद यूएसए। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है कंप्लीटली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, सेइंग कि कोई भी ऐसे टॉक वॉक नहीं चल रही है और कोई भी ऐसे डील इज नॉट अंडर द वे, राइट। सो यही रहता है ट्रंप जी का। बिकॉज उन्होंने अभी व्हाट दे हैव व्हाट स्टॉप्ड लाइक अटैक्स फ्रॉम फ्यू डेज। तो अब उसकी जस्टिफिकेशन में भी उन्होंने शायद ये ऐसा कह दिया कि यस वी आर टॉक्स आर अंडरवे, बट एज सच कोई टॉक्स अंडरवे नहीं है एंड दे आर सेइंग कि अभी कोई हमारा ऐसा प्लान भी नहीं। तो ईरान हैज बेसिकली व्हाट डिनाइड कि ऐसा कोई डील इज इन ऑन द वे राइट नाउ। सो लेट्स सी कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है, बट अभी एज सच देयर इज नो deal that is happening right now, right? So I hope this is clear. So this was all from today's newspaper. Itne bhi news, important news articles the we okay, there is like one more which we need to do. So basically कल हमने डिस्कस किया था अबाउट शेख हसीना दैट शी इज व्हाट प्लानिंग टू एड्रेस द इंटरनेशनल मीडिया फ्रॉम इंडिया, राइट। तो बेसिकली अभी क्या है, वहां से स्टेटमेंट आई है दैट सेइंग दैट द Bangladesh has responded that any activity which the Sheikh Hasina is what doing from India may affect the bilateral relationship between India and Bangladesh। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है जो है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया एंड दे सेड कि आप ये सारी चीजें जो आपकी लैंड से हो रही है, राइट, उसको आप थोड़ा सा रोकिए, बिकॉज इससे क्या है हमारे क्या है आपस के जो बायलेटरल रिलेशंस है उसमें क्या है थोड़ी सी क्या खटास आ सकती है। तो इट इज सेइंग दैट द रिपोर्ट सेड दैट द ढाका एक्सपेक्ट्स इंडिया टू एंश्योर दैट नो वन including Miss Hasina use Indian territory to make political statements or conduct any activities aimed at क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी विद इन बांग्लादेश। तो ये उन्होंने बोला है कि आप ये थोड़ा सा जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस कुड व्हाट हार्म द बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड
चाइना, ओ इंडिया एंड बांग्लादेश। सो दिस इज व्हाट इज द लेटेस्ट एडिशन। तो हमने कल ही बात करी थी दैट शेख हसीना इज व्हाट शी इज प्लानिंग टू व्हाट एड्रेस द इंटरनेशनल मीडिया अबाउट हर, she is going to declare our homecoming that I am coming back to Bangladesh। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए she is going to address the international media on 5th of August। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है, बट अभी तो बांग्लादेश की तरफ से तो यही एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया शुड नॉट अलाउ इट्स ग्राउंड टू बी यूज फॉर मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और एनी एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करे वो शेख हसीना को करने के लिए। तो ये सब क्या है उन्होंने बोला है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।